दोस्तों, एक के बाद एक मैं आप लोगों के लिए ऐसी मूवीज लेकर आ रहा हूँ जिनकी स्टोरी तो कमाल होती ही है, पर साथ में क्लाइमेक्स भी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है। ऐसी ही है आज की ये शानदार तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर जिसकी IMDb रेटिंग है 8.9। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, IMDb रेटिंग है 8.9। इससे ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कोई मामूली मूवी नहीं है। खैर, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी एक भी मूवी आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक शमशान घाट को दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी किसी की चिता के सामने खड़ा हुआ दिखता है। अब चिता जलने के बाद एक पुजारी उन अस्थियों को एक मटके में रखकर उसी आदमी को दे देता है जो वहां पर इतनी देर से खड़ा था। फिर वो आदमी उन अस्थियों को अपने साथ ले जाता है और इस बीच वो लगातार रो भी रहा होता है। देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उसके किसी अपने की अस्थियां हैं। अब सीन यहाँ से सीधा 5 दिन बाद शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक एक करके कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। सबसे पहला होता है सब इंस्पेक्टर प्रभाकर, जो अपने काम को लेकर काफी सीरियस होता है और थोड़ा घूसखोर भी। हम देखते हैं कि रिसेंटली इसके पास एक केस आता है जिसमें एक कांस्टेबल एक कॉलेज बॉय को पकड़ कर लाता है जो कॉलेज में ड्रग्स को सेल कर रहा था। लेकिन प्रभाकर कहता है कि इस लड़के को छोड़ दो, इसने पहली बार ऐसा किया है। इसके बाद वो लड़के से कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना वरना अगली बार बख्शे नहीं जाओगे। इस बीच प्रभाकर को सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि एक जगह पर इलीगल काम होने की लीड मिली है, तुम अकेले जाकर पहले उस जगह का मुआयना कराओ और फिर आकर बताओ। इसके बाद हम दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है राजू और उसको सभी कॉन्सेप्ट राजू के नाम से बुलाते हैं। राजू असल में एक इवेंट मैनेजर होता है जो छोटे मोटे फंक्शंस को मैनेज करने का काम करता है। इसके बाद आती है वेदा जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और उसकी कॉमेडी से उसका पति हमेशा परेशान रहता है। इस बीच वेदा को एक कंपनी वाले एक इवेंट का हिस्सा बनाने के लिए फोन करते हैं जिसके लिए वो हाँ कर देती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक गाड़ी आकर वेदा जैसे कुछ लोगों को एक एक करके रिसीव करती है और फाइनली वो सभी उस इवेंट वाली जगह पर आ जाते हैं। उस इवेंट में अशोक नाम का एक लड़का वहाँ का इवेंट मैनेजर होता है जो एक एक करके सभी लोगों को रिसीव करता है। अब अंदर हम देखते हैं कि चीफ गेस्ट के तौर पर रामकृष्ण नाम के एक एस्ट्रोलॉजर को भी वहाँ बुलाया जाता है। फिर जो लोग इस इवेंट में आए थे उनमें से एक फिल्मों का प्रोड्यूसर कोंडमन भी होता है जो रामकृष्ण को देखकर उसके पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है कि स्वामी जी, मेरा काम कुछ ठीक नहीं चल रहा, जरा बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कोंडमन को सुनकर स्वामी जी कहते हैं कि फिक्र मत करो, मुझे मालूम है तुमने अभी तक जिन फिल्मों में पैसा लगाया है वो फिल्में चली नहीं है, लेकिन अब कुछ महीनों बाद तुम्हारे ग्रहों की चाल बदलने वाली है। अभी तक तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा था जो अच्छा होने वाला है, इसलिए तुम कुछ मत करो, बस सही समय का इंतजार करो। खैर, अब इतने में वहाँ डॉक्टर सुधा नाम की एक लेडी आती है जो उस इवेंट को देखकर अशोक से कहती है कि एक्चुअली मैं इस इवेंट में नहीं आई, मैं तो किसी से मिलने आई हूँ। लेकिन अशोक कहता है कि हाँ मैडम, मुझे आपके बारे में पता है, आप थोड़ी देर रुकिए, हम इवेंट खत्म होने के बाद आपके काम के बारे में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसी जगह पर जाने के लिए ही प्रभाकर को उसके सीनियर द्वारा भेजा गया था जिसमें उसे इलीगल एक्टिविटी को चेक करना था। तो इस तरह वो भी इन लोगों के साथ उस इवेंट का हिस्सा बन जाता है। अब सुधा, वेदा और प्रभाकर उस बिल्डिंग में इधर उधर घूमकर देखते हैं कि वो बिल्डिंग तो बहुत ही पुरानी है, तो इसमें आखिर कैसा इवेंट होगा। और तभी वहाँ रमना और कीर्ति नाम का एक कपल आता है जो यहाँ हनीमून के लिए स्टे करने आया था। दरअसल इन लोगों को मैसेज आया था कि अगर आप इस होटल में स्टे करोगे तो आपको 90% तक डिस्काउंट मिलेगा और रमना की आदत होती है डिस्काउंट वाली चीजों को कैप्चर करने की, इसलिए ये लोग यहाँ पर आ गए। पर ये दोनों भी यहाँ आकर ऐसा ही सोचने लगते हैं कि ये कोई होटल तो है ही नहीं बल्कि ये तो एक बिल्डिंग है, इसमें आखिर किस तरह का डिस्काउंट चल रहा होगा। इस बीच डॉक्टर सुधा को एक जगह पर कुछ नेम प्लेट्स नजर आती हैं जिस पर लिखा होता है आइसोलेशन वार्ड ए और वार्ड बी। इन सभी चीजों को प्रभाकर भी नोटिस कर रहा होता है लेकिन उसकी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है, इसलिए वो इवेंट शुरू होने का वेट करता है। तभी अशोक अनाउंस करता है कि बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मीटिंग हॉल में आ जाइए, इवेंट बस शुरू होने ही वाला है। तो ये सुनते ही सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद अशोक पेपर पर लिखे कुछ नामों को पढ़ने लगता है और सभी से पूछता है कि क्या आप लोगों को इन नामों को सुनकर कुछ याद आ रहा है। फिर अशोक कहता है कि जी हाँ, आप सभी इन नामों को पहचानते हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी मौत आपकी वजह से हुई है। अब ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और एकदम से अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं।
इस बीच अशोक भी बोलने में कांपने लगता है। आगे वो कहता है कि पहले बात करूंगा मैं प्रोड्यूसर कोंडमन की, जिसके पास एक बार भार्गवी नाम की लड़की आई थी, लेकिन उसको कमिटमेंट करने के बाद तुमने उसको नकार दिया, जिसकी वजह से वो मारी गई। इसके बाद नाम आता है कॉमेडियन वेदा का, जिसने फ्रेंडशिप के नाम पर सेल्वी नाम की लड़की को धोखा दिया और बाद में उस लड़की ने अपनी जान ले ली। फिर नाम आता है कॉन्सेप्ट राजू का, जिसने एक केस में झूठी गवाही दी थी और इस वजह से संध्या नाम की लड़की ने खुद को खत्म कर लिया था। इसके बाद आता है एसआई प्रभाकर, जिसने अपने पुलिस स्टेशन में सागर नाम के एक लड़के को मार पीट कर उसकी जान ले ली और बाद में एक्सीडेंट के नाम पर उसके केस की फाइल को बंद कर दी। फिर आते हैं स्वामी जी रामकृष्ण, जिसने प्रॉपर्टी को हड़पने की वजह से अपने खुद के भाई को ही मार दिया। फिर है डॉक्टर सुधा, जिसने सीता नाम की लड़की का ऑपरेशन नहीं किया क्योंकि उसके घर वाले समय पर फीस जमा नहीं कर पाए थे, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आते हैं रमना और कीर्ति, जिन्होंने तेज स्पीड में केयरलेस ड्राइविंग के चलते एक स्कूल जाते बच्चे की जान ले ली और फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब ये सब सुनकर सभी अशोक के चेहरे को देखते हैं, जो आगे की लाइन पढ़ने में घबरा रहा होता है। तभी स्वामी उसके पास आकर आगे की लाइन पढ़ता है, जिसमें अगला नाम होता है खुद अशोक का, जो होटल और मॉल में हिडन कैमरास लगाकर पहले लड़कियों की वीडियोस बनाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था, जिसकी वजह से कई लड़कियों ने खुद को मार लिया। अंत में लिखा होता है कि तुम सभी गुनहगार हो, जो छिपकर ये सोच रहे हो कि बच जाओगे, लेकिन तुम सबसे बच सकते हो, पर मेरी नजरों से नहीं। आज सभी को उनके कर्मों की सजा मिलेगी और आज की रात ही तुम सभी की आखिरी रात है। अब ये सुनकर सभी की हालत खराब होने लगती है। सब पूरी तरीके से शॉक में होते हैं कि आखिर उन सब के बारे में इस आदमी को कैसे पता है और आखिर कौन है ये आदमी जिसने ये सब पता लगा लिया। इस बीच प्रोड्यूसर अशोक पर ही गुस्सा निकालकर उसको मारने पीटने लगता है कि तुमने ही हमको यहाँ पर बुलाया, ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है, बताओ कौन है वो आदमी, किसके लिए तुम ये इवेंट मैनेज कर रहे थे। तो अशोक कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे पास तो एक हफ्ते पहले एक लेटर आया था जिसमें लिखा था कि मुझे ये इवेंट में जाना है और आप सभी लोगों का होस्ट बनना है। होस्टिंग के बाद मुझे ये लेटर सभी को 8 बजे पढ़कर सुनाना है और फिर इवेंट खत्म होने के बाद मुझे इस काम के पैसे दिए जाएंगे। तभी डॉक्टर सुधा कहती है कि ये कोई इवेंट हॉल नहीं है, ये तो मेंटल असाइलम है। वो बताती है कि इस असाइलम को 1970 में पागल लोगों के लिए बनाया गया था और कुछ वक्त बाद इसमें रूस से एक डॉक्टर आया था जो यहाँ के पेशेंट्स को बारीकी से ऑब्जर्व करता था और उनका इलाज करता था। फिर एक दिन उस डॉक्टर ने बताया कि इस असाइलम के सभी पागल असल में पागल नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर कोई शैतान बसा है जो उनसे ये काम करवा रहा है। इसके बाद उन डॉक्टर्स ने उस पेशेंट के ऊपर एक्सट्रीम टॉर्चर किया, जिसमें धीरे धीरे कई पेशेंट्स की जान चली गई। इस बीच हॉस्पिटल के ही एक वार्डन ने एक पत्रकार को इसके बारे में बता दिया, जिसने ये खबर उस वक्त के अखबार में छाप दी, जिसके चलते हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बंद करवा दिया गया। सुधा कहती है कि जब मैं MBBS की पढ़ाई कर रही थी उस वक्त मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में सुना था और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज हम लोग इसके अंदर आ गए हैं। ये सुनते ही अब सब वहाँ से फौरन निकलने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि वहाँ पर अब कोई भी गाड़ी नहीं होती जिसमें ये लोग यहाँ तक आए थे और आगे पहाड़ी से रात में जाना खतरे से खाली नहीं था। इसके बाद सभी और घबरा जाते हैं और इस बीच कोंडमन उस स्वामी को बहुत गालियाँ देने लगता है कि तुम दूसरों का भविष्य देखकर बताते हो, जबकि तुमने खुद इतने गुनाह कर रखे हैं, आखिर तुम कैसे आदमी हो। ये सुनकर अब प्रभाकर कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, इसलिए जिसको भी मेरे साथ आना हो वो आ सकता है, जिसको नहीं आना वो यही मरो। तो इस तरह वो वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ प्रोड्यूसर कोंडमन और कॉन्सेप्ट राजू भी वहाँ से जाने लगते हैं। अब अंधेरे में तीनों अपने अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वो तीनों चेक करते हैं कि बिल्डिंग से बाहर आने के बाद भी उस जगह पर फोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं और ये चीज उन्हें और डरा देती है। तभी प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे टॉयलेट लगी है, मैं अभी आता हूँ, आप धीरे धीरे चलना, मैं आपको बीच में पकड़ लूंगा। इसके बाद अब राजू और प्रभाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन काफी देर तक ना तो कोंडमन उनके पास आता है और ऊपर से वो भी चलते चलते थक जाते हैं। इसलिए राजू कहता है कि हमें थोड़ा पीछे जाकर कोंडमन को साथ में ले लेना चाहिए, वो अकेला होगा और ये खतरा लेना ठीक नहीं। इसलिए अब ये दोनों वापस जाने लगते हैं ताकि रास्ते में कोंडमन को मिल सकें, लेकिन काफी दूर तक वापस जाने पर भी इन्हें वो नहीं दिखता
और तभी राजू पास में रोड के सहारे कुछ खून के निशान देखता है। उन निशानों को फॉलो करने पर उन्हें कोंडमन की लाश मिलती है, जिसके सर पर किसी ने जोरदार वार किया था। और ये देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उनके सामने से तेज कार आती है, जिसकी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती है और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एंडी नाम के एक लड़के पर आ जाता है। अब एंडी उस बिल्डिंग के पास आकर उसका दरवाजा खटखटाता है, जिसे अशोक ओपन करता है। वो अशोक से पूछता है कि मुझे माल चाहिए, यानी ड्रग्स। तो ये सुनकर अशोक उसे अंदर बुलाता है और थोड़ी देर वहीं वेट करने को कहता है। इसके बाद हम वापस प्रभाकर को देखते हैं, जो अभी अभी होश में आया होता है। दरअसल उस कार की रोशनी से डरकर राजू और प्रभाकर ऊपर से एक गड्ढे में कूद गए थे, जिसके बाद दोनों बेहोश हो गए। हालांकि वो कार एंडी की ही थी और वो यहाँ ड्रग्स लेने आया था। लेकिन प्रभाकर को होश आने के बाद राजू कहीं पर नहीं दिखता, इसलिए वो उसको इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर बिल्डिंग के अंदर अशोक एंडी को वो लेटर लाकर देता है, जिसमें एंडी के बारे में भी लिखा होता है और हमें पता चलता है कि एंडी का गुनाह है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को ही मार दिया। इस बीच बाहर प्रभाकर को राजू की लाश मिलती है, जिसके पेट में किसी ने लकड़ी से वार कर उसको मार दिया था। अब ये देखकर प्रभाकर वहाँ एक पल भी नहीं रुकता और आगे जाने की जगह वापस उसी बिल्डिंग में भागने लगता है। फिर बिल्डिंग में आकर वो सभी को बताता है कि प्रोड्यूसर और राजू मारे गए, पता नहीं किसने उनको मार दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अब ये जानने के बाद सभी डिसाइड करते हैं कि वो सभी एंडी की कार से फौरन इस बिल्डिंग से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सभी बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एंडी की कार भी नहीं होती, बल्कि उल्टा वहाँ पर अशोक की लाश पड़ी होती है, जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया होता है। ये चीज सभी के रोंगटे खड़े कर देती है कि आखिर हम लोग यहाँ से कैसे निकल पाएंगे और आखिर कौन सभी को एक एक कर मार रहा है। अब इसी बीच अचानक बिल्डिंग की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एंडी इस चीज को थोड़ा लाइटली लेते हुए इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है, क्योंकि ड्रग्स ना लेने की वजह से उसको नशे की तलब लग रही होती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ शराब की बोतल्स पड़ी हुई मिलती हैं, जिन्हें लेकर वो एक जगह पर बैठ जाता है। फिर उसके सामने रमना और कीर्ति आते हैं, तो वो उनसे पूछता है कि आखिर आप लोग यहाँ कैसे आए। तो रमना कहता है कि असल में कुछ वक्त पहले मुझे एक होटल का डिस्काउंट कूपन मिला था, जिसमें जबरदस्त डिस्काउंट था, इसलिए मैं कीर्ति के साथ उस होटल में लंच करने चला गया। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो होटल तो 1 साल पहले ही बंद हो चुका है और ऊपर से उसकी लोकेशन भी बहुत दूर थी। तो ठीक ऐसे ही हमारे पास इस बार भी एक कूपन आया, जिसमें हनीमून पैकेज पर 90% डिस्काउंट था, इसलिए हम दोनों यहाँ पर आ गए और इसमें फंस गए। इस बीच एंडी अचानक खड़ा होकर डॉक्टर सुधा के पास आता है और कहता है कि आप एक डॉक्टर हैं, इसलिए आपके पास इंजेक्शन होगा। मेरे पास एक लास्ट ड्रग का डोज बचा है, इसलिए प्लीज आप मुझे वो इंजेक्ट कर दीजिए, मेरी हालत खराब हो रही है। पर तभी वहाँ स्वामी आकर उस ड्रग के डोज को तोड़ देता है और कहता है कि इस वक्त भी तुम्हें ड्रग्स लेने की पड़ी है, चुपचाप यहाँ से निकलने के बारे में सोचो, लोग यहाँ मर रहे हैं। पर एंडी उस पर चिल्ला पड़ता है कि तुमने ये क्या किया, ये मेरा लास्ट डोज था, अब मैं कहाँ से अपनी खुराक लूंगा बेवकूफ आदमी। अब इन दोनों के झगड़े को शांत करके सुधा प्रभाकर से पूछती है कि क्या सर आपने उस किलर को देखा था, कोई भी परछाई या कोई आदमी। तो प्रभाकर कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, उनका कत्ल बहुत होशियारी से किया गया है, जैसे कोई बहुत पेशेवर इंसान हो। मुझे तो लगता है कि शायद वो रशियन डॉक्टर अभी तक यहाँ पर है और ये सब कर रहा है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। फिर एंडी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं स्पिरिट गेम में प्रोफेशनल हूँ, इसलिए मैं अभी अभी मरे हुए 3 लोगों की आत्माओं से बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपको किसने मारा। हो सकता है कि वो हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी बता दें। अब एंडी का ये पागलपन देखकर स्वामी जी बाहर आकर अपनी चिलम सुलगाने लगते हैं और इस बीच कीर्ति भी बाहर आकर उनसे पूछती है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये सब एंडी की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है कि एंडी ही इस सब के पीछे है, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है। ये सुनकर स्वामी कहता है कि नहीं, ये सब वो नहीं कर सकता, उसको बस नशे की लत है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। और वैसे भी जब वो इवेंट मैनेजर अशोक मरा था तो ये एंडी हमारे पास अंदर ही तो था और ऊपर से यहाँ फोन सिग्नल्स भी नहीं है, ताकि वो किसी को ऐसा करने के लिए कॉल या मैसेज कर पाता, इसलिए वो इस सब के पीछे नहीं है। अब इतने में ही स्वामी जी को पता नहीं क्या होता है और वो भी दम घुटने से मर जाते हैं। कीर्ति अब ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सभी लोग उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। सुधा जब स्वामी को देखती है तो उसे पता चलता है कि किसी जहरीले सांप ने स्वामी को काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब कुछ लोग इसको इत्तेफाक समझते हैं, जबकि बाकी लोगों को लगता है कि ये भी उसी कातिल का किया हुआ है। फिर ठीक इसी वक्त डॉक्टर सुधा को भी कुछ होने लगता है और वो अजीब सी हरकत करने लगती है।
उधर एंडी अभी भी अंदर बैठा होता है और अपनी जगह से हिल नहीं रहा होता। ऊपर से वो अपना रिचुअल करते करते यही बोल रहा होता है कि स्वामी जी की आत्मा आओ और मुझसे बात करो, आओ और मुझसे बात करो। तो रमना आकर अब उससे पूछने लगता है कि भाई ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो। तो एंडी कहता है कि बकवास नहीं है दोस्त, स्वामी जी अभी अभी मरे हैं और उनकी आत्मा अभी यही कहीं आसपास होगी, इसलिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई रास्ता मिल जाए। अब ये सुनकर प्रभाकर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, यहाँ सबकी जान पर आई है और तुम ये फालतू बातें कब से किए जा रहे हो। इस बीच बहस में बात बढ़ जाती है और प्रभाकर उसके सर पर वही दारू की बोतल फोड़ते हुए कहता है कि तुम्हें नशा करना है और वो तुम्हें मिल नहीं रहा, इसलिए तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इसके बाद एंडी के सर से खून बहने लगता है, लेकिन वो फिर भी प्रभाकर से कुछ नहीं कहता। वो सबसे पूछता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैं तो बस अपने हिसाब से हम सब लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में से कोई भी अगर कुछ कर सकता है तो करता क्यों नहीं, और अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। तो इस तरह अब मामला थोड़ा शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बातों ही बातों में वेदा सभी से कहती है कि मैं एक कॉमेडियन हूँ, मुझे कॉल आया था कि मुझे एक इवेंट में परफॉर्म करना है। फिर तय समय पर कार मुझे लेने आ गई तो मैं यहाँ पर आ गई। फिर सुधा कहती है कि मुझे तो कॉल आया था कि चेयरमैन की बीवी को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, इसलिए मैं उनका चेकअप करने के लिए यहाँ आई थी। फिर प्रभाकर कहता है कि मुझे लीड मिली थी कि यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटी चल रही है, इसलिए उसकी छानबीन के लिए मैं यहाँ पर आया था। इसके बाद एंडी कहता है कि कल मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं कल पार्टी में अपने दोस्तों को नशीला स्टफ ऑफर करना चाहता था। मुझे पता चला कि वो सामान यहाँ पर मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ अपनी कार लेकर चला आया। अब इसी बीच वॉशरूम जाने की वजह से कीर्ति अपने साथ रमना को ले जाती है। फिर कुछ देर बाद अचानक सुधा को फिर से कुछ विजन्स आने लगते हैं और वो अपने आप बिना किसी को कुछ बताए ऊपर सीढ़ियों पर जाने लगती है। ऊपर जाकर वो देखती है कि रमना और कीर्ति ने खुद को खत्म कर लिया है या किसी ने उनको मारकर वहाँ लटका दिया है। ये देखते ही अचानक उसको होश आता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने से सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और ये देखकर अब सभी समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये सब एक अकेला आदमी कैसे कर सकता है, वो भी इतने लोगों को धोखा देकर। सभी सोचने लगते हैं कि ये किसी भूत प्रेत का काम है और अब कोई भी इस जगह से निकल नहीं पाएगा, सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। इसके बाद सुधा जब नीचे आती है तो इसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं और ये देखकर बाकी सब और परेशान हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सुधा थोड़ा रिकवर होती है तो फ्रस्ट्रेट होकर एंडी कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने कोई गुनाह ना किया हो, और रही बात किसी के मरने की तो ना जाने कितने लोग बाहर ऐसे घूम रहे हैं जिन्होंने कई लोगों को मारा होगा, लेकिन फिर भी ये आदमी हमारे पीछे ही पड़ा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों में जरूर कोई ना कोई चीज कॉमन है जिसकी वजह से वो सिर्फ हम लोगों को पकड़ कर रखे हुए हैं, और हो सकता है कि वो आदमी हम सभी को पर्सनली जानता भी हो जिसकी वजह से वो ये सब कर पा रहा है। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को अपने अपने गुनाह के बारे में बताते हैं, शायद कोई ना कोई कॉमन चीज ऐसी मिल जाए जिससे हम उस आदमी के बारे में जान सकें। तो इस तरह से वेदा पहले अपनी स्टोरी बताती है कि मैं पहले एक बैंक में काम किया करती थी, जहां एक दिन सेल्वी नाम की लड़की ने कैशियर की जॉब हासिल की थी। फिर बहुत ही कम समय में हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। इस बीच जब एक दिन मेरे पापा को हार्ट स्ट्रोक आया था तो डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जरी करनी पड़ेगी और खर्चा आएगा 10 लाख रुपए। तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि मैं पैसे कैसे अरेंज करूं, इसलिए मैंने सेल्वी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे बैंक से पैसे दे दो, मैं कुछ दिनों के बाद लौटा दूंगी। अब उसने मुझे बैंक से छुपकर वो पैसे दे दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे दिन ही बैंक में इंस्पेक्शन के लिए टीम आ गई। फिर बैंक में कैश कम होने के चलते सेल्वी को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद मैं उन पैसों को अरेंज करने में लग गई, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और फिर बेइज्जती को ना सहन कर पाने की वजह से सेल्वी ने खुद को खत्म कर लिया। इसके बाद एंडी प्रभाकर से पूछता है कि सर आप अपनी कहानी बताइए। तो प्रभाकर बहुत सोचने लगता है, इसलिए एंडी कहता है कि ठीक है सर, आप अपना टाइम लीजिए, मैं अपनी कहानी आप लोगों को बताता हूँ। अब एंडी की बहुत ही सिंपल कहानी होती है। एंडी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है सैंडी, और ये सैंडी एंडी की गर्लफ्रेंड के साथ इश्क कर बैठता है, जिसे जानने के बाद एंडी सैंडी को गोली से उड़ा देता है। अब अपनी कहानी बताने के बाद एंडी फिर से प्रभाकर से पूछता है कि चलिए सर अब आपकी बारी है, अब तो बता दीजिए। तो वो बताता है कि एक दिन सागर नाम का लड़का मेरे पास आया था और वो मेरे पास एक कंप्लेंट लाया था। मेरे सामने आकर वो कहता है कि सर एक छोटा सा गांव है जो रिसेंटली तूफान आने की वजह से डूब गया। पिछले सालों में भी बहुत बड़े बड़े तूफान आए थे, लेकिन उस गाँव को कुछ भी नहीं हुआ था। असल में सर बात ये है कि समंदर और इस गाँव के बीच में एक नदी है
और उस नदी में काफी सारी रेत थी और वही रेत इस गांव को तूफानों से और बाढ़ से बचा रही थी। लेकिन फिर एक कंपनी बिना परमिशन के रेत की स्मगलिंग करने लगी और इस स्मगलिंग में बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ भी हैं। वो कहता है कि सर, ये सारा स्कैम माइनोरा नाम की एक कंपनी कर रही है और इस स्कैम में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी शामिल हैं। इस तरह से सागर उन सारे एविडेंस की फाइल उस प्रभाकर को देने लगता है। तो उसी वक्त प्रभाकर उस एजुकेशन मिनिस्टर को कॉल करके सारी बात बता देता है कि एक बंदा मेरे पास आया है आपकी कंप्लेंट लेकर। तो एजुकेशन मिनिस्टर कहने लगता है कि देखो प्रभाकर, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, मैं तुमको 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ, तुम उसको रास्ते से हटा दो। तो ये सुनकर प्रभाकर उल्टा अब आकर सागर को बुरी तरह से पीटने लगता है और पीट कर उसको जान से मार देता है। इसके बाद वो अपने कांस्टेबल से कहता है कि एक्सीडेंट का केस लिख दो और लिख दो कि ये लड़का दारू पीकर गाड़ी चला रहा था। प्रभाकर की बात खत्म होते ही अचानक एंडी वो टेबल पर रखी वो कैंडल बुझा देता है और थोड़ी देर बाद वो एक नया नाट्य करते हुए इस पुलिस वाले के सामने आता है और इसके बाद रिवील होता है इस कहानी का क्लाइमेक्स, जहां हम देखते हैं कि अब तक जितने भी लोग इस बिल्डिंग में मरे थे वो असल में अभी भी जिंदा थे। इसके बाद वो डॉक्टर सुधा प्रभाकर को मारते हुए पूछने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हमको ये बात पता चलती है कि राजू, वेदा, कोंडमन, रामकृष्ण, सुधा, रमणा, कीर्ति और अशोक ये सारे लोग एक ही फैमिली के हैं और उसी तरह से ये इनके असली नाम होते हैं। ये सारे लोग सागर की शादी की तैयारी में लगे रहते हैं, यानी आज सागर की शादी होने वाली होती है। अब इसी खुशी के मौके पर सागर की माँ को ये बात पता चलती है कि सागर अब इस दुनिया से जा चुका है। बेचारी सागर की माँ मॉर्चरी रूम में फूट फूट कर रोने लगती है। फिर हम समझ पाते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस बंदे को दिखाया गया था अस्थियां लेते हुए, वो और कोई नहीं बल्कि अशोक था, सागर का छोटा भाई। खैर, ये सब होने के बाद सागर की माँ शिवजी के मंदिर के पास जाकर रोते हुए शिवजी से सवाल करने लगती है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था भगवान, तुमने मेरे बेटे को क्यों छीन लिया। इस तरह से वो अपने सर को बार बार पटक कर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एंडी आता है और इसका असली नाम होता है विराजी, जो इस मूवी का भी नाम है। विराजी इस शहर का कलेक्टर होता है और रिसेंटली यहाँ पर ज्वाइन हुआ होता है। अब वो सागर की माँ से सब कुछ पूछता है और उसे इसके बाद सारी बात पता चलती है। वो कहती है कि मेरे बेटे सागर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया। मेरा बेटा दारू नहीं पीता था और उसी तरह मेरे बेटे को ड्राइविंग भी नहीं आती थी, जबकि पुलिस वाले ने कहा कि वो दारू पीकर ड्राइविंग कर रहा था। ऊपर से जब मैं अपने बेटे की डेड बॉडी को देखने गई तो उसकी बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे। अब ये सुनकर विराजी कहता है कि माँ जी, मेरी माँ को नाट्य बहुत पसंद है, इसलिए मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया और अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। यही वजह है कि मैं हर साल इस मंदिर में आकर यहाँ पर नाट्य करता हूँ और अपनी माँ की परंपरा को निभाता हूँ। लेकिन शायद इस बार भगवान ने आपको मेरी माँ के रूप में भेजा है, इसलिए आप अपने बेटे का मामला अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा और आपको इंसाफ दिलाने के बाद ही मैं अपना नाट्य पूरा करूंगा। इस तरह से विराजी सागर की माँ के घर पर आकर सारी फैमिली वालों को एक प्लान बताते हुए इनको एक एक रोल दे देता है, जिसके बाद ये सभी लोग उस बिल्डिंग में आकर अपना अपना रोल प्ले करते रहते हैं जब तक कि प्रभाकर अपना सच कबूल ना कर ले। इसके बाद प्रभाकर ने अब जो भी चीज कन्फेस की थी वो विराजी रिकॉर्ड कर चुका होता है। फिर वहाँ पुलिस वाले आकर एसआई प्रभाकर को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों सच बताइए, आप इसका क्लाइमेक्स प्रिडिक्ट कर पाए थे या नहीं? खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।